नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार मीडिया गुरुग्राम। मैं सतबीर शर्मा। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं उन महान हस्तियों से, उन महिलाओं से जो समाज सेवा और राष्ट्र सेवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुकी हैं। उन महिलाओं में हमारे पास है 4 महिला जो गुरुग्राम की जानी मानी हस्तियां हैं। उन हस्तियों से मैं आपको मिलाने जा रहा हूं और उन्हीं हस्तियों को ओंकार मीडिया गुरुग्राम ने आज राष्ट्र सेवा के लिए और समाज सेवा के लिए सम्मानित भी किया है। पहली महिला है रोशनी देवी, जो बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद की माताजी हैं और लगातार समाज सेवा में कार्य कर रही हैं। दूसरी बात यह है वो धार्मिक भी हैं। वो प्रचार प्रसार कर रही हैं समय की आवाज पुस्तक का। वह पुस्तक ऐसी पुस्तक है जिसमें समय को जानने के लिए बोला है। अगर इंसान समय को जान जाएगा तो महान व्यक्ति बनेगा, समाज की सेवा करेगा और राष्ट्र की सेवा करेगा। लगातार वो प्रचार प्रसार समय की आवाज का कर रही है। दूसरी बात, एक कम उम्र में विधायक, एक धार्मिक प्रवृत्ति की है और साथ साथ में सामाजिक कार्यकर्ता भी है। रोशनी देवी हमेशा धार्मिक कार्यों में लगी रहती है और वह एक समय की आवाज किताब है, उसको यूनिवर्सिटी और स्कूल के बच्चों तक पहुंचाती है। समय की आवाज किताब प्रेम रावत द्वारा लिखित है और यह किताब अपने आप में ही एक जीवन जीने की कला है। यह सिखाती है कि पहले अपने आप को जानो, फिर संसार को अपने आप ही जान जाओगे। इसी को लेकर यह जगह जगह प्रचार प्रसार कर रही है। दूसरी बात बता देना चाहते हैं कि रोशनी देवी का लड़का खुद जो कम उम्र में ही विधायक बादशाहपुर से है। और मैं बताना चाहूंगा, फिर भी रोशनी देवी जगह जगह हर सामाजिक कार्य में पहुंचती है और धार्मिक कार्यों में भी हिस्सा लेती है और समाज का चाहे कोई भी काम हो उसमें बढ़ चढ़कर योगदान देती है। दूसरी महिला जिनको उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया, उसका नाम कश्मीरी जैन है। कश्मीरी जैन देवेंद्र जो ग्रुप कैप्टन थे एयरफोर्स में, उनकी पत्नी है और देखा जाए तो एक सैनिक की पत्नी होना भी गर्व की बात है। उसके बाद भी इनकी उम्र आज 60 साल से ऊपर हो चुकी है। ये जगह जगह सामाजिक कार्य करती हैं और सभी सामाजिक कार्यों में पहुंच जाती हैं। अगर देखा जाए किसी को भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, वह उसको दूर करती हैं और लोगों से सुनती हैं कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये हर इंसान को मानव जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। इनका मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। सभी को अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए, सभी का अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए और सभी को रोजगार मिलना चाहिए। और इनका मेन मकसद है सभी शांति से जिए और सभी अच्छा जीवन जिए। महिला हमारे साथ है डॉक्टर सारिका वर्मा। डॉक्टर सारिका वर्मा गुरुग्राम का जाना पहचाना नाम है। हर इंसान जानता है कि डॉक्टर सारिका वर्मा कौन है। डॉक्टर सारिका वर्मा आम आदमी पार्टी की हरियाणा की प्रवक्ता हैं और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। चाहे वो कूड़े का कार्य हो, चाहे गली के अंदर सीवरेज ब्लॉक हो, चाहे रोड का कार्य हो, ये बेखूबी अपना फर्ज निभाती हैं और प्रशासन के पास जाकर हल्ला भी मचाती हैं और उस काम को पूरा करवाती हैं। जो भी जन समस्या है उनको सुनती हैं और जन समस्याओं को हल करती हैं और ये घर घर जाकर शिक्षा का अलग जगाती हैं और ये बेटियों को पढ़ाने के लिए भी सभी माँ बाप को प्रेरित करती हैं। इनका अभियान 24 घंटे चलता है। अगर मैं बात करूं डॉक्टरी के पेशे की, ये देखते हैं कि ये गरीब है, ऐसा है, उसके इलाज में भी ये कंसेशन करती हैं और ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं और विदेशों तक इनका नाम है। सारिका वर्मा के बारे में जितना भी हम बताएं वो बहुत ही कम है, क्योंकि ये रात को भी घूमती हैं और रात को घर घर जाकर प्रचार करती हैं और बोलते हैं कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए, उनको आत्मनिर्भर बनाइए। इनका कहना है कि हमारी बेटियां आत्मनिर्भर होनी चाहिए, उनका आत्म सम्मान से जिंदगी जीना चाहिए और सभी आदमी आत्मनिर्भर और आत्म सम्मान की जिंदगी जिए। आज ज्योति को भी सम्मानित किया गया। ज्योति समाज सेवा में बढ़ चढ़ हिस्सा लेती है। अगर मैं बात करूं भदवारी की, जो कालरा का जहाँ पर असहाय और गरीब लोगों की मदद की जाती है, आपको पता है कि वहाँ पर काफी कट्टे पिट्टे भी आते हैं। ये उनकी सेवा करने भी कभी कभी जाते हैं और कालरा जी के साथ इनका अटैचमेंट था और वहीं से इन्होंने समाज सेवा सीखी और ये लगातार समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। एक खिलाड़ी दिए हैं जो सोना जीतकर हमारे देश में लाते हैं। विजय कोच को भी आज यहाँ पर सम्मानित किया गया। मेरा नाम रोशनी देवी दौलताबाद है और मैं राकेश दौलताबाद जो एमएलए है बादशाहपुर से, उसकी माँ हूँ। और आज ये न्यूज़ चैनल का ऑफिस खोला है, इसमें मैं इनवाइट हुई हूँ, तो उसके लिए
मैं इनको अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि ये जो कार्य शुरू किया है ऑफिस का, इसमें दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे और अच्छे अच्छे कार्य इसके द्वारा किए जाएं जो कि सभी जनता के हित के हों। और मैं समाज सेवा में तो बहुत ही अपना इंटरेस्ट रखती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी, 5वीं क्लास में पढ़ती थी, तब से मैंने सेवा शुरू की थी। मेरे जो सहपाठी थे, वो जो कमजोर थे पढ़ाई में, उनकी मैं मदद करती थी, रात को अपने पास सुलाना और उनको पढ़ाना। ये मैं क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत होशियार थी, सब पहली से लेकर हायर सेकेंडरी तक मैं पढ़ी, तो मैं नंबर 1 पर रहती थी। तो मैं अपना वजह से जो भी मेरी तरफ से जो भी बच्चों की मदद होती थी, वो मैं अपनी तरफ से करने की पूरी कोशिश करती थी। और मेरी सीखने की बहुत ही जिज्ञासा है कि मैं जितना सीख पाऊँ अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी उस सीखी हुई चीज को बताऊं ताकि उनका भी फायदा हो। ये मेरे अंदर एक जिज्ञासा रहती है। तो मैं आज भी मेरी इतनी ही जिज्ञासा है जितनी कि बचपन में थी। सीखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आज भी इंग्लिश जो है मेरे समय में कम गांव में पढ़ाई जाती थी और कम उसका मुझे पढ़ने का मौका मिला, तो आज मैं उस इंग्लिश की पढ़ाई को भी अपनी तरफ से शुरू कर रखा है मैंने सीखना, कि मैं सीखूं और ताकि और बच्चों को वो उससे जो है प्रेरणा मिले और मेरी साथ की उम्र वालों को भी प्रेरणा मिले। तो इंग्लिश में आज अब सीख रही हूँ और मैं जितना खेल में भी जहां भी मैं कदम रखती हूँ अपनी तरफ से तन से मन से धन से उसमें पूरा सहयोग करना चाहती हूँ और उसमें पूरी अपनी अचीवमेंट करने की कोशिश करती हूँ और होता भी है। मेरा एक क्वेश्चन आपसे है। हाँ। आपने राकेश जी को किस माहौल में पाला और कैसे पढ़ा? देखो कम उम्र में एक विधायक बन गया और लोगों को दिल जीतना, और हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ा आदमी वही है जो लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है। उसके बारे में राकेश को मैंने यही था कि मैं अध्यात्म में ज्यादा रुचि रखती हूँ और उसी में मैं उसको भी चाहती थी कि वो भी उसी अध्यात्म में ही अपना जीवन जो मैं फायदा उठाए अध्यात्म के जरिए से अपने जीवन को सफल बनाए। लेकिन उसका मेरे 2 बेटे थे, तो दोनों का यही कहना था कि राजनीति से मैं बहुत ही मतलब न मेरे को अच्छा नहीं लगता था राजनीति, क्योंकि राजनीति में मैं जो भी सुनती थी वो भी बुराई ही सुनती थी, कुछ अच्छा सुनने को मुझे मिलता नहीं था। तो मैं नहीं चाहती थी मेरा बेटा राजनीति में जाए, क्योंकि राजनीति में जाएगा, क्योंकि मैंने कईयों से जिनसे मेरी मुलाकात होती थी, जो मेरे अध्यात्म से रिलेटेड जो साथ में थे, उनसे मैं बात करी तो उन्होंने कहा नहीं, जो अच्छा करते हैं उनको जो है टांग खींचने वाले होते हैं, 10 आदमी उसकी टांग खींचते हैं और इतना तक भी कर देते हैं कि गोली से भी मरवा देते हैं। तो ये बातें सुनकर मुझे नहीं ठीक लगा कि मेरा बच्चा ऐसी उसमें जाए। पर फिर मैंने बच्चे से ये बात कही कि ऐसा मैंने सुना है राजनीति में तो ऐसा होता है। तो बच्चों ने ये कहा कि नहीं मम्मी, हम चाहते हैं जैसी राजनीति चल रही है वैसी ना करके हम उसमें कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। तो बदलाव लाने के लिए उसने बोला और कुछ अच्छा हम करना चाहते हैं, ताकि नहीं तो जैसे चलती आ रही है ये राजनीति ऐसी ही चलती रहेगी, कोई तो इसमें आगे कदम बढ़ाए। तो फिर जब ऐसी बात उसके मुंह से निकली, बेटे के मुंह से, तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा करने के लिए इसके मुंह से यह बात निकली है तो ये भगवान की ही निकलवाई हुई बात है। तो इसमें फिर मैं मना नहीं किया मैंने कि ये तो भगवान के द्वारा ही बोला जा रहा है, अच्छा करने से मैं रोकूंगी तो मैं पाप की भागी होंगी। तो इसलिए मैंने इसमें अपना जो है उसको कहा कि अच्छा करेगा तो मैं भी साथ दूंगी। नमस्कार, मेरा नाम कश्मीरी जैन है और आज मैं यहाँ एक न्यूज़ चैनल पे आई हुई हूँ। इन्होंने एक नया ऑफिस खोला है यहाँ पे, सतबीर जी ने, इनको बहुत बहुत बधाई और मेरे दिल से इनके लिए प्रार्थना है कि ये दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये, और मैं इनकी इतनी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ आके
बोलने का मौका दिया है, मुझे आवाज दी है, मुझे वॉइस दी है। थैंक यू सो वेरी मच। नारी सशक्तिकरण की बात जहां तक है, एक छोटी सी कहानी, मैं क्या करती हूँ, मैं जो भी बात करती हूँ ना, मैं हमेशा अपनी ही कहानी आसपास रखती हूँ अपने, कि मैंने किस तरह से इस मुकाम पे पहुंची हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी अफसर हूँ या जो भी कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, बहुत अच्छी सेवक हूँ। अब तक मैंने जो समाज से लिया, अब मैं समाज को वापस दे रही हूँ। किस रूप में? जितने भी एनिमल्स हैं, हम उनकी बहुत सेवा करते हैं, बहुत ज्यादा। और लोग पता है क्या बोलते भी रहते हैं कि क्या जानवरों का करना, जानवर तो जानवर ही है। पर आप मेरे से पूछो, जानवर की जुबान अब हम है। मैं आपको बता सकती हूँ कि जानवर किस टाइम क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रही है, हम लोगों को इतना एक्सपीरियंस हो गया है। बेसिकली ये काम मेरी डॉटर करती है, पर मैं उसको सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से नेचर बहुत अच्छी लगती है। मैं गांव में पैदा हुई, खेतों में पले बड़े, उसका भी फर्क पड़ जाता है। नारी सशक्तिकरण की जो बात कर रहे हैं कि नारी को हम मजबूत करें, जब तक नारी खुद नहीं चाहेगी, नारी मजबूत नहीं हो सकती। कितना भी आप जोर लगा लो, कितना भी कुछ कर लो। पहले नारी को मजबूत करते थे उसको दहेज देके, अब धीरे धीरे वो दहेज जो है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह खत्म हो गया है, नहीं हुआ है। अभी तक भी पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका ये सोचना है कि हम अपनी बेटी को जमीन दे देंगे, घर दे देंगे, सब कुछ दे देंगे तो हमारी बेटी बहुत खुश रहेगी। नो, ये बात बहुत गलत है। शिक्षा भी आप उसको तभी दे सकते हो जब वो चाहेगी। मैं चाहती थी शिक्षा, 5वीं क्लास में थी, मेरी शादी की बातें शुरू हो गई थी कि शादी कर दो, ज्यादा पढ़ा दिया तो लड़का नहीं मिलेगा। ऐसा अभी भी होता है कि लड़का नहीं मिलेगा। मैंने 5वीं क्लास पास की, फिर एक लड़का आया, एक घर आया, वो मुझे समझ में नहीं आया। हमको इजाजत नहीं थी कि लड़के से मिले या जो भी कुछ, सब माँ बाप डिसाइड करते थे। लेकिन मेरी इतनी ज्यादा स्ट्रांग विश थी कि मुझे पढ़ना है और मुझे अपनी मदर की तरह नहीं बनना है जो घूंघट निकाल के बैठी रहती थी। और जो भी आया दो सुना के चला गया, दो सुना के चला गया, मतलब गलत तरीके से नहीं। उस टाइम ऐसा ही होता था, हर चीज के लिए ब्लेम नारी पे डाला जाता था, आज भी डाला जाता है। लेकिन आज नारी बोल करके यह प्रूव करती है कि नहीं, मैं यहाँ पर कसूरवार नहीं हूँ, मेरा यहाँ कसूर नहीं है। पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। मेरी जितने भी पेरेंट्स हैं उन सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, अपनी बच्चियों को सपोर्ट करो। उनको ये मत सोचो कि हाँ इसको दान दहेज देंगे और अपने सिर से उतारो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना है। मेरी भी 2 बेटियां हैं, उनको हमें भी लोग कहते थे, रिश्तेदार भी कहते थे कि क्यों इन पे इतना पैसा खर्च कर रहे हो। हमारी जो भी कमाई थी, जो भी इन्वेस्टमेंट थी, हमने अपनी बच्चियों पे खर्च की। और आज के दिन मेरी दोनों बेटियां इतनी स्ट्रांग पिलर है कि मुझे कोई टेंशन नहीं है कि इनका कल को क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं है। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि उनको रानी लक्ष्मीबाई बनाओ, लेकिन रियल सेंस में। रानी लक्ष्मीबाई ने भी त्याग करके अपने घर को संभाला था। ऐसा नहीं था कि वो सुबह तैयार होकर निकल गई और शाम को वापस आ रही है और घर पूरा अस्त व्यस्त है, ऐसा नहीं। आप सबसे एक ही बात और बोलना चाहूंगी, दफ्तर संभालिए, अपनी शादियां संभालिए, अपना जो भी संभालिए, लेकिन अपना घर जो है वो इंटैक्ट रखिए, जो आजकल बहुत बुरी तरह से बिखरा हुआ है, जिसको देख के मेरे को बहुत दुख होता है। वैसे मैं कोई राजनीति में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे राजनेता की तरफ बोलना भी नहीं आता है। मुझे तो वही बोलना आता है जो मुझे दिखता है और जो मैं फील करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। हाँ जी। आपके अभी आप 7 पाठवा, अभी आपका लक्ष्य क्या है और जीवन में समाज और राष्ट्र के हित में क्या काम अभी आप करना चाहते हो, जिससे हम भी आपका सहयोग करेंगे और समाज भी आपका सहयोग करे। कुछ ऐसा करके जाइए जिससे लोग आपको संदेश में याद रखें। मेरी उम्र के हिसाब से जब मैं 60 साल की थी, तब मुझे पता नहीं क्यों एक थॉट आया और समझ आई
कि मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, मेरे साथ क्या जाएगा, जो मैं अच्छे काम करूंगी किसी के लिए भी। हम लोग जो ये गिफ्ट लेते हैं और देते हैं ना, मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट लगता है दुआएं। अगर आप किसी की ब्लेसिंग्स ले सकते हो, दुआएं ले सकते हो, तो आप उनको लीजिए। आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, डॉक्टर्स विंग की, और ईएनटी सर्जन हूँ और प्रवक्ता हूँ आम आदमी पार्टी की। आज सतबीर जी ने एक नया ऑफिस खोला है, मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि बहुत तरक्की करेंगे और भगवान उनकी झोली में बहुत ज्यादा खुशियां और सक्सेस भरेंगे। इन्होंने जो एक बात कही कि महिला सशक्तिकरण और बेटियों को एक ही एक माध्यम है जिससे हमारी बेटियां तरक्की कर सकती हैं, वो है शिक्षा। अच्छी शिक्षा अगर मिल जाए तो हर बच्चा अपने पैरों पे खड़े हो जाए, तो ना ही वो अपने आप का भला कर सकती है, पूरे एक बच्ची शिक्षित हो जाती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है, वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से परवरिश कर पाती है। तो मेरा सभी से निवेदन है जो इस चैनल को सुन रहे हैं कि अपनी बेटियों को इतनी बढ़िया शिक्षा दीजिए जितनी आप दे सके, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उनको नौकरी होने तक, जब तक वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए उनकी प्लीज शादी ना कराएं। शादी करा के अपना पल्ला मत झाड़िए। बच्चा अगर नौकरी भी नहीं करता तो अगले घर में भी उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। अगर महिला 10,000 रुपए भी कमाती है तो उसके वहां पे दूसरे घर में उसकी पूछ होती है, उसको कोई हाथ नहीं उठाता, उसको कोई जोर से नहीं बोलता। अपने पैरों पे खड़े होना और अपने पैरों पे खड़े करना ये आपकी जिम्मेदारी है। अपनी बेटियों को सुरक्षित रखिए, उनको ये जरूर कहिएगा कि अगर कुछ भी हो जाए तो हमारा घर तुम्हारे लिए हमेशा खुला है, तुम हमारे बेटे के बराबर हो, ये तुम्हारा घर है। जब तुम्हें कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी तुम दुनिया में हो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये विश्वास अपने बच्चों को दिला के जाइए ताकि हमारे यहाँ पे ना डॉरी डेथ्स हो, ना सुइसाइड्स हो और हमारी बेटियां तरक्की करें। और जिस दिन भारत की सभी बेटियां अपने ऊंचाई छू जाएंगी, उसी दिन भारत एक प्रोग्रेसिव नेशन, एक सुपर पावर बन सकता है। उनके बिना 50% अगर हमारी पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड रह जाती है या अपनी फाइनेंशियल अचीवमेंट नहीं पाती है तो ये देश कभी भी एक सुपर पावर नहीं बन सकता है। चैनल वालों को बधाई दे रही हूँ। आपने नया ऑफिस किया है, फर्स्ट टाइम मैं आकाश जैन जी से के साथ यहाँ आई हूँ, तो मुझे लगा इन्होंने मुझे लास्ट मोमेंट पे ये बोला तभी मैं आई हूँ। फिर भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैं किसी संस्था से नहीं जुड़ी हूँ, किसी पार्टी से नहीं जुड़ी हूँ, पर मेरा मन ये करता है कि मैं समाज के प्रति कुछ करूँ। वो मुझे ये नहीं है कि मैं पर्टिकुलर एक पूजा की तरफ जाऊँ, नहीं, या किसी बच्चे की जहाँ मेरी हेल्प हो सकती है मैं उतनी हेल्प करती हूँ। ये जरूरी नहीं है कि मैं किसी संस्था पे, जैसे बनवाड़ी वाला एक संस्था है, मैं उसमें आश्रम में जाती हूँ, वहाँ करती हूँ, पर लेकिन ऐसा मेरा वहाँ ना कोई नाम होगा ना कोई ये होगा, क्योंकि सिर्फ मैं करती हूँ तो वो एक अलग विदाउट नाम के करती हूँ, वो मेरा दिल से है। जहाँ मैं अपना नाम दे दूंगी वहाँ मेरा दिल से नहीं जुड़ेगा। क्षेत्र के खिलाड़ी तैयार किए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि खिलाड़ी है जो विदेशों में तिरंगा जाकर लहराता है, या तो सैनिक जाकर लहराता है गले की चोटी पे सिर पे, या खिलाड़ी लहराता है। तो आप भी हमारे सैनिक ही हो, और आप सिविल के योद्धा हो, हम फौज के योद्धा हैं। योद्धा आप भी हो और राजनीति के योद्धा, यहाँ सब योद्धा बैठे हैं। आप खासकर आज बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहते ताकि बेटी भी खेल में भी आगे बढ़े? क्योंकि बेटी भी माँ के कोख से पैदा हुई है और मैं भी माँ के कोख से पैदा हुआ हूँ। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ इस बारे में कि माँ की तुलना करनी हो तो करना उस भगवान से जिसने हमको पाला पोसा बिना किसी ऐसा। वेरी नाइस। तो माँ अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है जिसका मेरे पास व्याख्यान करने का कोई भी साधन नहीं। जो कफन ओढ़ के एक बच्चे को जन्म देती है वो माँ नहीं है, वो भगवान है, बल्कि भगवान से भी बड़ी है। भगवान भी कहता है जब मुझे इस दुनिया में आना हुआ तो मुझे माँ का ही माध्यम मिला, और किसी दुनिया से जाने के बहुत रास्ते हैं, लेकिन दुनिया में अगर आना है तो एक माँ ही माध्यम। तो इसलिए जो अपना जीवन दे करके बच्चे को इस दुनिया में लाती है, उससे बड़ा मेरे जीवन में या हमारे सबके जीवन में उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। और माँ, बहन और बेटी, इनके रिश्ते एक ही रूप है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि जो हमारे घर में बहू आती है वो भी हमारी धर्म की बेटी है। इंसान को ये कौन समझाएगा कि एक इंसान माँ के पेट से जन्म लेता है, माँ की कोख से जन्म लेता है,
और कुछ इंसान ऐसे हैं उसी को के लिए वो गलत बातें भी। उसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि ये अवध की भाषा में एक दो लाइनें हैं, ये राजन जी महाराज ने जो बताया है वो मैं कभी गाता नहीं हूँ, लेकिन आपको उस बारे में मैं सुनाता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे शब्द कहा कि इस दुनिया में माँ का जो दूध है उससे मीठी कोई भी मिठाई नहीं है इस दुनिया में। वो मैं गा के बताता हूँ आपके। ऐसा दुनिया में क्या हुई, मतलब उसके बारे में मैं क्या कहूँ कि माँ जो है वो एक ऐसी चीज है, उसका दूध ही सबसे बड़ी मिठाई मेरे लिए लगी। मुझे जो बचपन में जो मैंने खाई उससे बड़ी मैंने आज तक कोई मिठाई नहीं खाई है। और माँ एक 9 महीने बच्चे को पेट में रख के जो उसको बोझा ढोती है, और उसके बाद भी कोई दुख तकलीफ को कुछ भी नहीं कि वो मानती है, हंस के टाल देती है। और उसके बाद भी उसको कोई मान सम्मान, यहाँ तक कि उसको मतलब शब्दों में है, हर जगह पूजा जाता है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में उसका स्तर आज, क्योंकि हम अपनी मर्यादा और संस्कृति भूल चुके हैं, उसका स्थान खोते जा रहे हैं। इसलिए वृद्ध आश्रम बढ़ते जा रहे हैं और हमारी मर्यादा और संस्कृति है वो कम होती है।